वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन का। जिससे पहले हम लोग ने 3 चैप्टर किए थे वैदिक सिविलाइजेशन का। तो आज एमसीक्यू सॉल्व करके हम लोग का सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अगर कुछ डाउट होगा हम लोग को वैदिक सिविलाइजेशन में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, हम वहां से जाके सेम वीडियो बंगाली में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन का एमसीक्यू। तो जो पहला क्वेश्चन आया है एमसीक्यू यहाँ पर, मेन डिफरेंस बिटवीन इंडस एंड वैदिक सिविलाइजेशन वाज ऑप्शन ए इंडस अर्बन एंड वैदिक रूरल। इंडस अर्बन लोग थे और वैदिक के लोग रूरल थे। ऑप्शन बी इंडस वर्शिप पीपल ट्री एंड वैदिक वर्शिप बरगद ट्री। ऑप्शन सी इंडस ट्रेड और वैदिक रिलीजन। ऑप्शन डी इंडस बिलीफ नॉन वायलेंस और वैदिक नो पर्टिकुलर रूल। सिंधु और वैदिक सभ्यता के बीच मुख्य रूप में अलग था। ऑप्शन ए इंडस इज टू अर्बन और वैदिक इज टू रूरल। ऑप्शन बी इंडस वर्शिप इज टू पीपल ट्री एंड वैदिक वर्शिप इज टू बरगद ट्री। ऑप्शन सी इंडस इज टू ट्रेड एंड वैदिक इज टू रिलीजन। ऑप्शन डी इंडस इज बिलीफ नॉन वायलेंस और वैदिक नो पर्टिकुलर रूल। तो इसमें सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये होगा ऑप्शन ए। इंडस लोग जो थे वो अर्बन लोग थे और वैदिक के जो लोग थे वो सब रूरल थे। ऑप्शन डी अगर देखा जाए इंडस वर्शिप पीपल ट्री और यहाँ पर लिखा हुआ वैदिक वर्शिप बरगद ट्री, तो यहाँ पर गलत है। इंडस कभी भी पीपल ट्री को वर्शिप नहीं करते थे, वो मेनली वर्शिप करते थे, आपके आइडल वर्शिप किया जाता था उनके टाइम पे, और वो नेचर को भी वर्शिप करते थे। कहीं भी स्पेसिफिक दिया हुआ नहीं है कि वो पीपल ट्री को वर्शिप करते थे। इंडस ट्रेड और वैदिक रिलीजन ये भी गलत है, क्योंकि इंडस लोग भी धर्म में मानते थे और वो भी रिलीजन को मानते थे। इंडस बिलीफ नॉन वायलेंस और वैदिक नो पर्टिकुलर रूल ये भी गलत है, क्योंकि इंडस बिलीफ नॉन वायलेंस तो सही है और वैदिक लोग जो थे वो वायलेंस में मानते थे, वो लड़ाई करते थे एक दूसरे के साथ और इसलिए उन्होंने अपना रीजन भी अलग किया था। उनके जो रीजन होते थे उन्हें कहा जाता था जनपदास। उनके जो अलग अलग रीजन होते थे जो लड़ाई करके वो जीतते थे उन्हें जनपदास के नाम से जाना जाता था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, गायत्री मंत्र कंटेंट इन। ऑप्शन ए है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन बी है आपका समवेद, ऑप्शन सी है आपका रामायण, ऑप्शन डी है आपका महाभारत। गायत्री मंत्र किस वेद में निहित है? ऑप्शन ए है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन बी है आपका समवेद, ऑप्शन सी है आपका रामायण या फिर ऑप्शन डी है आपका महाभारत। तो गायत्री मंत्र की अगर बात की जाए तो गायत्री मंत्र है आपके ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा की अगर बात की जाए तो ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेद है। जो 4 वेदा लिखा गया था उसमें सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद टोटल डिवाइडेड है 10 मंडलास में। टोटल डिवाइडेड है 10 मंडलास में। इसमें अगर तीसरा मंडला देखा जाए तो इस तीसरे मंडला में लिखा हुआ है आपका गायत्री मंत्र, जो कि लिखा हुआ है सावित्री देवी के लिए। इसमें अगर 7वां मंडला देखा जाए तो 7वां मंडला में लिखा हुआ है दशराज्य युद्ध के बारे में। दशराज्य युद्ध, इसमें क्या लिखा हुआ है? 10 राजाओं की लड़ाई के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है आपके 7वें मंडला में। अगर 9वें मंडला की बात की जाए, 9वें मंडला में लिखा हुआ है सोम देवता के लिए हिंस। तो यहाँ मंत्र पाठ किया गया है सोम देवता के लिए। 10वें मंडला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार आता है, 10वें मंडला में है आपका वर्ण सिस्टम। तो वर्ण सिस्टम जो लिखा हुआ है वो आपके 10वें मंडला में है और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ये भी आपके 10वें मंडला में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए ऋग्वेद में तो 10 मंडला है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मंडला है तीसरा मंडला, जिसमें लिखा हुआ है गायत्री मंत्र जो कि है सावित्री देवी के लिए। 7वां मंडला जिसमें लिखा हुआ दशराज्य युद्ध के बारे में, जिसमें लिखा हुआ 10 राजाओं की लड़ाई के बारे में।
नौवे मंडला की अगर बात की जाए तो वहां पर सोम देवता के लिए कविता और उनको पूजा पाठ करने के लिए हिम्स लिखा हुआ है। 10वें मंडला की बात की जाए तो 10वें मंडला में आपका वर्ना सिस्टम और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में लिखा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेदा वाज ऑप्शन ए रुद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी इंद्र। ऋग्वेदा का सबसे महत्वपूर्ण देवता था ऑप्शन ए रुद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सूर्य या फिर ऑप्शन डी इंद्र। तो फिर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इंद्र। इंद्रदेव की अगर बात की जाए तो इनके लिए 250 हिम्स लिखे गए थे आपके ऋग्वेदा में, और इंद्रदेव वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे आपके अर्ली वैदिक एज में। अगर इंद्रदेव के बारे में बात की जाए तो उनको दूसरे नाम से भी बुलाया जाता था, जैसे कि उनको बोला जाता था पुरंदर, माघवन और आपका वृत्रहन। इन नामों से भी उनको पुकारा जाता था और उनको डेडिकेट करके 250 हिम्स लिखे गए थे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। आर्यंस इन द ऋग्वेदिक पीरियड व्हिच गॉड वाज नॉट वर्शिप्ड? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वासुदेवा, ऑप्शन सी सूर्यदेव, ऑप्शन डी शिवा। ऋग्वेदिक काल में आर्य किस भगवान की पूजा नहीं की गई थी? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वासुदेवा, ऑप्शन सी सूर्यदेव, ऑप्शन डी शिवा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी शिवा। अगर ऋग्वेदिक पीरियड की बात की जाए तो वो एक देवता को पूजा करते थे जिनका नाम था आपका रुद्रदेव। रुद्रदेव ये माना जाता था कि रुद्रदेव आपके माउंटेन्स में रहते हैं और अगर रुद्रदेव को गुस्सा आ गया तो वो सबके ऊपर एरो मारते हैं, एरो से आक्रमण करते हैं, जिससे वहां पर डिजीजेस स्प्रेड होते हैं। इससे रुद्रदेव को शांत रखा जाता था और रुद्रदेव को ही माना जाता था कि प्रोटो शिवा, जो शिव जी का भी असली रूप है जिसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वही माना जाता था कि पहले के दिन में उन्हें रुद्रदेव बुलाया जाता था। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो ये आंसर सही होगा ऑप्शन डी शिवा। Which is a principal element of the Rigvedic religion? Option A है sacrifices, option B worship of fire, option C life after death, option D female goddesses। ऋग्वेदिक धर्म का प्रमुख तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए सैक्रिफाइसेस, ऑप्शन बी वर्शिप ऑफ फायर, ऑप्शन सी लाइफ आफ्टर डेथ और ऑप्शन डी फीमेल गॉडेसेस। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस मिला था उस टाइम पे वो था सैक्रिफाइसेस, जो बलि चढ़ाया जाता था उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। Who was the promoter of yoga philosophy in Vedic age? ये आंसर तो आप सबको पता ही होगा। ऑप्शन ए गार्गी, ऑप्शन बी ऋषि, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी वासुमित्रा। वैदिक युग में योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए गार्गी, ऑप्शन बी ऋषि, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी वासुमित्रा। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पतंजलि। Who was the arbiter between man and God in the Rigvedic age? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी शिवा, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी प्रीस्ट। ऋग्वेदिक काल में मनुष्य और ईश्वर के बीच मध्यस्थ कौन था? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी शिवा, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी प्रीस्ट। तो फिर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए अग्नि। आप अभी भी अगर देखेंगे तो हिंदू घरों में जब अग्निकुंड जलाया जाता है, अग्निकुंड में आपका घी, उसके बाद फूल, ये सब चढ़ाया जाता है। ये माना जाता है कि अग्निकुंड में जो चीज जल गया वो चीज जाके भगवान के पास चलाया जाता है, वो भगवान को भेंट में चढ़ाया जाता है। इसलिए जब हम लोग मर जाते हैं तब हम लोग का बॉडी जो है वो भी जला दिया जाता है। ये माना जाता है कि हम लोग मरने के बाद भगवान के पास चले जाएंगे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अग्नि। Which scholar believed that the Aryan has come from Arctic region? ऑप्शन ए है डॉक्टर डी सानी, ऑप्शन बी है आर डी बैनर्जी, ऑप्शन सी है डीजी तिलक, ऑप्शन डी है वी स्मिथ। किस विद्वान का मानना था कि आर्य आर्कटिक रीजन से आए हैं? ऑप्शन ए है डॉक्टर सानी, ऑप्शन बी है आर डी बैनर्जी, ऑप्शन सी है बीजी तिलक या ऑप्शन डी है वी स्मिथ।
तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी डीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो आर्यंस की अगर बात की जाए तो आर्यन से पहले हम लोग के यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग रहते थे, उनके बाद आए थे आर्यन। तो आर्यन कहाँ से आए थे इसके बारे में जो अलग अलग विद्वान थे उनकी अलग अलग सोच थी। जैसा अगर सर विलियम जोन्स की बात की जाए तो सर विलियम जोन्स ने बताया था कि जो आर्यन लोग हैं ये लोग आए हैं आपके यूरोप से। इसके बाद अगर मैक्स म्यूलर की बात की जाए, मैक्स म्यूलर ने कहा था ये आए थे आपके सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक तो हम लोग ने अभी देखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात अगर की जाए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था ये तिब्बत से आए हैं। और अगर एसी दास की बात मानी जाए तो उन्होंने कहा था कि ये भारतीय है। तो सर विलियम जोन्स ने कहा था आर्यंस आए हैं यूरोप से। मैक्स म्यूलर ने कहा था आर्यंस जो आए हैं वो आए हैं सेंट्रल एशिया से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वो आए हैं तिब्बत से। और एसी दास का ये मानना था कि वो पहले से इंडियन थे। और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी की बात मानी जाए तो आर्यंस जो है वो आए थे आपके आर्कटिक रीजन में से। Main feature in the later Vedic period was option A worship of God, option B the rise of Brahmins, option C cultivation, option D caste system। बाद का वैदिक काल में मुख्य विशेषता थी ऑप्शन ए वर्शिप ऑफ गॉड, ऑप्शन बी द राइज ऑफ ब्राह्मण्स, ऑप्शन सी कल्टीवेशन, ऑप्शन डी कास्ट सिस्टम। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी कास्ट सिस्टम। अगर कास्ट सिस्टम की बात की जाए उससे पहले ये वैदिक पीरियड समझते हैं। वैदिक पीरियड आप लोग ने नहीं देखा होगा तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। वैदिक पीरियड जो है उसे दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका अर्ली वैदिक पीरियड और एक है आपका लेटर वैदिक पीरियड। वर्ना सिस्टम की अगर बात की जाए, वर्ना सिस्टम हम लोग का कास्ट सिस्टम है। वर्ना सिस्टम में 4 हिस्से किए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वो होते थे जो पूजा पाठ करते थे, जो प्रीस्ट होते थे। क्षत्रिय वो होते थे जो लड़ाई करते थे। वैश्य वो होते थे जो मर्चेंट होते थे। और शूद्र आपके घर के काम करते थे। तो जो जैसे काम करता था उसके हिसाब से उसको वही बुलाया जाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो जैसा काम करता था उसका वर्ण वही होता था। अगर अर्ली वैदिक पीरियड में देखा जाए तो अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा में ये तक लिखा हुआ है कि एक फैमिली के 4 जो मेंबर थे चारों अलग अलग आपके वर्ण के थे, क्योंकि वो अलग अलग काम करते थे तो अलग अलग वर्णास के थे। पर लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम लोग देखेंगे तो वर्णा सिस्टम जो है उसमें करप्शन घुस गया था, लोगों का पाप आ गया था। तो ये हो गया कि जन्म से ही तय होगा कि कौन ब्राह्मण होगा या फिर कौन क्षत्रिय होगा। तो यहाँ पर वर्णा सिस्टम जो है उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया था। तो वर्णा सिस्टम जो दूसरा नाम है वो कास्ट सिस्टम है। तो इस कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया था। और जो ऊपर के लोग थे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे वो लोग आपके शूद्र से बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। तो मेन फीचर ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड वाज द कास्ट सिस्टम। How many hymns are included in the Rig Veda? Option A 1028, option B 1030, option C 1048, option D 1018। ऋग वेद में कितने भजन शामिल है? ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1030, ऑप्शन सी 1048, ऑप्शन डी 1018। तो इसका सही आंसर होगा 1028। ऋग वेदा की बात की जाए तो जैसा मैंने पहले ही बताया था ये ओल्डेस्ट वेदा है और इसको यूनेस्को में भी दर्जा मिला है, क्योंकि ये आपका ह्यूमन हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट किताब है। जो मानव इतिहास है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है ऋग वेदा। अब मंडलास के बारे में मैंने पहले ही बताया था, 10 मंडलास है। उनमें से जो सबसे पुराने मंडला थे वो थे आपके 2nd to 7th, और बाकी जो मंडला थे आपके 1, 8, 9, 10 ये बाद में लिखे गए थे। In which region Aryans first settled? In which region Aryans first settled? ऑप्शन ए है आपका पंजाब, ऑप्शन बी है आपका सिंध प्रोविंस, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान।
आर्य लोग पहले किस क्षेत्र में बस गए थे? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है आपका सिंध प्रोविंस, ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी है आपका राजस्थान। यहाँ पर अगर देखा जाए सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब का अगर टूरिज्म टैगलाइन देखा जाए तो पंजाब को कहा जाता है आपका गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि बाहर के देश से कोई भी लोग जब इंडिया में आते थे तब वो पंजाब से ही आते थे। अगर आप थोड़ा इंडिया का मैप याद रखेंगे तो पंजाब के ऊपर आपका जम्मू एंड कश्मीर मिलेगा, और जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता ही है कि पूरा हिमालय से घिरा हुआ है, तो जम्मू एंड कश्मीर से आना पॉसिबल नहीं होता था, इसलिए जो लोग इंडिया में आते थे वो सभी पंजाब के रास्ते से ही आते थे, और इसलिए पंजाब को कहा जाता है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। वेद derived from the Vedas refers to, वेद जो शब्द है जो वेदा से लिया हुआ है उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए है आपका नॉलेज, ऑप्शन बी है एनर्जी, ऑप्शन सी है ट्रूथ, या फिर ऑप्शन डी है कार्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नॉलेज। Among 10 mandalas of Rig Veda, the oldest one is, ऑप्शन ए है आपका फर्स्ट मंडला, ऑप्शन बी है थर्ड एंड सेवेंथ मंडला, ऑप्शन सी है फोर्थ टू फिफ्थ मंडलास, या फिर ऑप्शन डी है सेकेंड टू सेवेंथ मंडलास। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से सबसे पुराना है ऑप्शन ए फर्स्ट मंडला, ऑप्शन बी थर्ड टू सेवेंथ मंडलास, ऑप्शन सी फोर्थ टू फिफ्थ मंडलास, ऑप्शन डी है सेकेंड टू सेवेंथ मंडलास। तो इसमें अगर सही आंसर देखा जाए इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी सेकेंड टू सेवेंथ मंडलास। ये पुराने मंडलास है, और इसके बाद जो भी मंडलास ऐड किए गए थे ये न्यू मंडलास थे। उपनिषद आर डैश इन नंबर, ऑप्शन ए है आपका 108, ऑप्शन बी है आपका 107, ऑप्शन सी है आपका 106, और ऑप्शन डी है आपका 109। उपनिषद संख्या में डैश है, ऑप्शन ए है 108, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 106, या फिर ऑप्शन डी 109। तो फिर अगर देखा जाए तो उपनिषद का जो नंबर है वो है ऑप्शन ए 108। उपनिषद की अगर बात की जाए तो उपनिषद का जो मतलब होता है वो होता है कहीं पे बैठना, टू सिट डाउन। अब जो गुरुदेव होते थे उनके पैरों के सामने बैठना होता था, तभी जो गुरुदेव होते थे वो अपना शिक्षा या फिर ज्ञान दूसरे लोगों को देते थे। तो उपनिषद में जो है वो उपनिषद में आपका लाइफ का सारा फिलॉसफी लिखा हुआ है। अब इनमें से 108 उपनिषद में से कुछ उपनिषद है जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में एक बार हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले जो देखेंगे वो है आपका जवला उपनिषद। जवला उपनिषद के बारे में बात की जाए इसमें आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है 4 आश्रमास। 4 आश्रमास क्या क्या होते थे? ये होते थे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम सिस्टम की अगर बात की जाए तो वैदिक टाइम पे लोगों ने आश्रम सिस्टम बनाया था। आश्रम सिस्टम मतलब एक इंसान को कैसे जीना चाहिए और उसको अपने समय काल में अपने आयु में क्या क्या करना चाहिए वही दिया हुआ है। जैसे कि आपके ब्रह्मचार्य के टाइम पे उसे पढ़ाई में और एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए। जब गृहस्थ का उम्र हो जाएगा तब उसे शादी कर लेना चाहिए और अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहिए। वानप्रस्थ अगर देखा जाए तो उसको दुनिया के लिए काम करना चाहिए और विश्व शांति के लिए अपना योगदान देना चाहिए। संन्यास की अगर बात की जाए तो संन्यास में उसको अपने घर का मोह माया छोड़ के संन्यास ले लेना चाहिए। यही जो कॉन्सेप्ट है आश्रमास का, और ये कहाँ पर दिया हुआ था? तो दिया हुआ था आपके जवला उपनिषद में। दूसरा आता है आपका मंडूका उपनिषद। मंडूका उपनिषद की अगर बात की जाए तो मंडूका उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है और इसी में दिया हुआ है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये किसमें दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है आपके मंडूका उपनिषद में। फिर आएंगे हम लोग चंडोग्य उपनिषद। चंडोग्य उपनिषद की अगर बात की जाए, चंडोग्य उपनिषद में 2 तरह की शादी के बारे में बात की गई है। इसमें एक तरह का शादी है आपका अनुलोम विवाह, दूसरा है आपका प्रतिलोम। अब पहले समझते हैं अनुलोम विवाह क्या होता है। जब कोई आदमी अपने कास्ट में से या फिर अपने कास्ट से नीचे किसी औरत से शादी करता है तब उसको कहते हैं अनुलोम विवाह। मैरिज ऑफ अ मैन इन हिज ओन वर्ना और लोअर वर्ना, इसे कहा जाता है अनुलोम विवाह। अब प्रतिलोम विवाह यही सेम चीज है पर ये महिलाओं के लिए। जब कोई महिला अपने वर्ण में या फिर अपने वर्ण से नीचे किसी आदमी के साथ शादी करती है उसे कहा जाता है प्रतिलोम विवाह। मैरिज ऑफ अ फीमेल इन हर ओन वर्ण और
लोअर फर्ना, इसे कहा जाता है प्रतिलोम मैरिज। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ मैरिज अनुलोमा डिफर्ड? ऑप्शन ए, मैन फ्रॉम अ हायर कास्ट विथ अ वुमन फ्रॉम लोअर कास्ट। ऑप्शन बी, मैन फ्रॉम अ लोअर कास्ट विथ वुमन फ्रॉम हायर कास्ट। ऑप्शन सी, विथ द सेम कास्ट। ऑप्शन डी, विथ डिफरेंट कास्ट। किस तरीके की शादी अनुलोम के संबंधित किया जाता है? ऑप्शन ए है मैन फ्रॉम द हायर कास्ट विथ वुमेन फ्रॉम द लोअर कास्ट। ऑप्शन बी, मैन फ्रॉम द लोअर कास्ट विथ वुमेन फ्रॉम हायर कास्ट। ऑप्शन सी, विद द सेम कास्ट। ऑप्शन डी, विद द डिफरेंट कास्ट। तो ये तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही देखा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैन फ्रॉम हायर कास्ट विथ वुमेन फ्रॉम लोअर कास्ट। गायत्री मंत्र is dedicated to dash dt। ऑप्शन ए है वरुणा, ऑप्शन बी है सावित्री, ऑप्शन सी है समवेदा, ऑप्शन डी है इंद्रदेव। गायत्री मंत्र डैश देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए है वरुणा, ऑप्शन बी है सावित्री, ऑप्शन सी है समवेदा, ऑप्शन डी है इंद्र। तो फिर इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सावित्री देवी। ये कहां पर लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है आपके मंडल 3 में। और ये किस किताब में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपके ऋग्वेदा में। Tribes in Vedic culture was known as Jana and its king was? ऑप्शन ए है राजन, ऑप्शन बी है कुला, ऑप्शन सी है विश्वती, या फिर ऑप्शन डी है पुरोहित। ऋग्वेदिक संस्कृति में जनजातियों को जन के रूप में जाना जाता था और इसका राजा था ऑप्शन ए राजन, ऑप्शन बी कुल्ला, ऑप्शन सी विश्वती, ऑप्शन डी पुरोहित। तो फिर इसका सही आंसर अगर देखा जाए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजन। तो ये जो है ये सब ज्यादातर आपके अर्ली वैदिक एज के टाइम पे देखा जाता था, जब उन्हें जानना कहा जाता था और जो राजा होते थे उनको राजन कहा जाता था। तो ये जो एमसीक्यू है वो यहाँ पर ही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है।